एपेक्स बॉडी की जानिब से अब सभी प्रेस बंधुओं का खैर मकदम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हम एक बहुत ही रंज और गम के माहौल में आप लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। जैसा कि अब सब जानते हैं, लद्दाख एपेक्स बॉडी, ले एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से एक मुहिम बहुत अरसे से यहाँ ले में चल रहा था और हमारा उद्देश्य, जैसा कि आप जानते हैं, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक अलग यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिए जाने के बाद जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, यूनियन टेरिटरी बन जाने के बाद जिन मुद्दों को लेके हम लोग आंदोलन सालों साल से 70 साल से कर रहे थे, उसका इजाला होगा और लद्दाख के लोगों को जस्टिस मिलेगा। लेकिन जब हमने पाया कि यूनियन टेरिटरी का दर्जा तो मिला, लेकिन यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, तो हमने महसूस किया कि जम्मू कश्मीर के साथ रहते हुए जो दफ़ा 370 के तहत हमें सेफगार्ड मुहैया था, 35A के तहत जो सहूलियत हमें मौजूद था, एक तो वो सारा ख़त्म हो गया और दूसरा जो जमहूरी निज़ाम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे लद्दाख में नाफिज होगा, वो भी नदारत था। तो हम लोगों को एक बार फिर लद्दाख के लोगों को कमर कसकर हमारे हकूक़ के हासिल करने के लिए हमें जिद्दोजहद का रास्ता अपनाना पड़ा। शुरुआत में हमें भारत सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन भी मिला, बातचीत का दौर शुरू हुआ और ये चलता रहा, 5-6 साल से चलता रहा। लेकिन 4 मुद्दे जो हमने केंद्र सरकार के सामने रखा था, पहला तो 6 शेड्यूल के तहत लद्दाख को सेफगार्ड मुहैया करना, दूसरा स्टेटहुड का दर्जा लद्दाख को देने की बात थी, और तीसरा जो था हमारे यूथ से रिलेटेड जितने मुद्दे हैं, जिसमें कि अलग से काडर होना, हमारा जॉब रिजर्वेशन और इससे रिलेटेड पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन, ये सारी बातें, ये तीसरा मुद्दा था। चौथा मुद्दा, चूँकि आप जानते हैं कि लद्दाख के 2 खत्ते हैं, कारगिल और लेह, हमें एक ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ है, तो जिसके तहत हमारा आपस में पार्लियामेंट के इलेक्शन के समय आपस में नुक्ताचीनी होता था, हमारा डिफरेंसेस होता था। इसको लेके हमने 2 पार्लियामेंट्री सीट की मांग की थी। तो इसी को लेके हमारा आंदोलन चल रहा था बहुत शांतिपूर्ण माहौल से। हालांकि देरी हुआ, लेकिन फिर भी हमने अमन का रास्ता अपना के अपने जिद्दोजहद को कायम रखा। आज जैसा कि आपने देखा, 24 तारीख को इसी मुहिम के सिलसिले में एपेक्स बॉडी की तरफ से लेके जो मार्टर्स मेमोरियल पार्क है, उसमें हमारा एक जलसा जुलूस का प्रोग्राम था। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हमारा जलसा चल रहा था। कुछ ऐसी घटना घटी जो कि हम किसी के समझ से बाहर था। क्या हुआ और जिस तरह से शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले लोगों पर दमन की नीति अपनाते हुए इंतज़ामिया की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल करते हुए हमारे 4 नौजवान शहीद हुए। और जिस तरह के माहौल गुंडागर्दी का यहाँ पर सेंट्रल रिजर्व फोर्स की मामले की तरफ से हुआ है,
वो शायद हमने तो नहीं देखा हमारे लद्दाख की हिस्ट्री में। हम बहुत दुखी हैं। इस दौरान केंद्र के साथ हम रास्ते में थे, वहाँ पर बातचीत का दौर शुरू करने के लिए तय भी हो चुका था, डेट भी मिल चुका था। हम वहाँ जाने की तैयारी में थे, लेकिन बहुत विलम्ब से डेट मिलने के कारण कुछ आपस में हमारा डिफरेंसेस था, लेकिन वो सब भी था। लेकिन अचानक इस घटना की वजह से अब हम लोगों ने, जैसे कि कल हमें रवाना, तो आज के दिन हमें रवाना होना था बातचीत का दौरा करने के लिए। तो इस माहौल में कल एपेक्स बॉडी का एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हमने मुनाक़द किया और हमने ये तय किया, सर्वसम्मति से तय किया कि जो माहौल इस वक्त लद्दाख में बना हुआ है, उसको देखते हुए जब तक लद्दाख में अमन और शांति कायम नहीं हो जाता है, साजगार माहौल नहीं बनता है, तो हम लोग सर्वसम्मति से फैसला किया हम किसी बातचीत के दौर में शामिल नहीं होंगे। और हम इस दौरान हम गृह मंत्रालय से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से और ज़िला इंतज़ामिया से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कुछ एकदम इस तरह से उठाए जिससे कि यहाँ के लोगों में जो दहशत फैला हुआ है, जो गम और गुस्से का माहौल है, उसको ठीक करके जो हमारी कुछ मांगे, जो कि हमारे को चेयरमैन सिरिंग दोरजे साहब आपके सामने रखेंगे, जब तक वो यहाँ पर इनको ये कदम नहीं उठाते हैं, तब तक हम किसी बातचीत के दौर में शामिल नहीं होंगे। आगे का सिलसिला दोरजे साहब आपके सामने रखेंगे। मैं थुप्तान साहब के ने जो अभी बातें कहीं, उसको कंटिन्यू करते हुए मैं ये कहूँगा कि जब हमारे एलजी साहब ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने यहाँ पर एक प्रेस ब्रीफिंग दिया, जिसमें उन्होंने हमारे ऊपर बहुत ख़तरनाक संगीन इल्ज़ाम लगाए कि हम फॉरेन ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं, और उन्होंने नेपलीस का, यहाँ पर जो ले में बहुत सारे डोडा वाले यहाँ काम करते हैं, वो कुछ ज़ख्मी हैं, उसका हवाला दिया। और उसके बाद बहुत अनफॉर्चुनेट हमारे डीजीपी साहब ने भी प्रेस को संबोधित करते हुए ये कहा कि इसमें पाकिस्तान का हाथ लगता है। सोना वांगचुक एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में मुलविस है। ये जो इल्ज़ामात हैं, ये लद्दाख के लिए ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये हमारे लोगों को बहुत ठेस पहुंचा है, ख़ासकर हमारे युवा, जिनको अगर ये सड़क पर पहुंचाए तो इसका पूरा जिम्मेवारी गवर्नमेंट के ऊपर है। अगर गवर्नमेंट ने टाइम पर टॉक्स किए होते, हमारी मांगों को पूरा किया होता, तो ये हादसा होना नहीं था। और ये जो हमारे बच्चे जो सड़क पर आए, मजबूर होकर ये प्रेशर कुकर का काम किया, इसलिए उस दिन ये उनके सब ने बड़ा निकाल दिया, जो कि हम किसी वायलेंस को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये हो गया, और इसका पूरा इसकी जिम्मेदारी पूरा हम गवर्नमेंट के ऊपर डालते हैं। और जब तक हमारे ऊपर जो एंटी नेशनल का और पाकिस्तान के साथ हमारा जो कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं, एक टूल किट बनाने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट और गोदी मीडिया, इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब तक ये हमें प्रूव करके ना दें, हम बिल्कुल, हमें ये बताना पड़ेगा ये कहाँ से शुरू हो गया। अगर ये सारा चल रहा था तो यहाँ लद्दाख में इतने गवर्नमेंट के एजेंसीज हैं, वो क्या कर रहा था उस दिन तक?
अगर सोनम वांगचुक एंटी नेशनल काम कर रहा था तो आपने 24 सितंबर तक क्यों वेट किया उसको? सोनम वांगचुक तो इससे पहले भी कई बार अनशन कर चुके हैं, यहाँ से दिल्ली तक जा चुके हैं। तो ये सारा इल्ज़ाम जो है ये बिल्कुल बेबुनियाद है और गवर्नमेंट अपने कमज़ोरी को छुपाने के लिए ये सारे इल्ज़ामात हमारे लोगों पर लगा रहे हैं। ये बहुत संगीन बात है। और दूसरी बात ये है कि जो एक्सेसेस हुए हमारे बच्चों के ऊपर, अंधाधुंध गोली चला के हमारे बच्चों को सीने में, सर में गोली लगाया है, इसका एक पार्शल जुडिशल इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से होना चाहिए। ये हमारा बिल्कुल मांग है और सारे लद्दाख वासियों का यही मांग है कि जुडिशल इंक्वायरी होना चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और हमारे पास पूरा प्रूफ है कि गोली जो सीआरपी ने चलाया मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर चलाया। बिल्कुल हमारे पास प्रूफ है वो कैसे चलाया, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर गोली, और वो भी किसी वार्निंग के बगैर। तो ये इन्वेस्टिगेशन का बहुत बड़ा मुद्दा है और हम चाहते हैं कि ये बातें बिल्कुल साफ हो। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि बहुत सारे हमारे बच्चे जो कि हादसा होने के बाद जो सड़क पर चल रहे थे, उनको पकड़ के, उनको पीट के, उनके ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा के हमारे बच्चों को अंदर किया हुआ है। बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम्स है, ये स्टूडेंट्स हैं, कोई क्रिमिनल नहीं है। और हमारे एलबीए के वर्कर्स, हमारे एपेक्स के वर्कर्स, ये वॉलेंटियरली काम करते हैं, कोई इनका कोई सैलरी नहीं है इनका। हमारे लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट, हमारा यूथ का प्रेसिडेंट, हमारा वुमेन प्रेसिडेंट, हमारा जॉइंट सेक्रेटरी, इन सब के ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा के केसेस बनाए हैं। ये सारा केसेस जो जितने भी बच्चे हैं, ये बिल्कुल ये केसेस इनके ऊपर से हटना चाहिए और इनको जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए। ये हमारी मांग है। सर एक क्वेश्चन है सर, जो आपके youth have been detained since 24 violent protests in which 4 youth were killed. अभी मेरे ख्याल में 50 के करीब है डिटेंशन में है, जुडिशल कस्टडी में है, जेल में। सर एक बार फिर से कंफर्म करना चाहेंगे, जो 6 अक्टूबर के टॉक है उसमें आप लोग नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे जब तक ये क्लियर नहीं होता है। और जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा है हमारे बच्चों के ऊपर देशद्रोही का, जब तक ये क्लियर नहीं होगा, ये बदनुमा दाग हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तक जो लद्दाख ने जो वफादारी दिखाया मुल्क के लिए, उसके सिले में हमको ये इल्ज़ाम, ये लद्दाखियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। सर मैं कहना चाहूँगा, जो फ्यूनरल के समय आपने देखा होगा कश्मीर में किस तरह से लोगों को कवर करने की इजाज़त देते हैं, यहाँ मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट किया, मीडिया को भी अलाउड नहीं है। क्या कहेंगे सर आप एज ए पब्लिक यहाँ के? ये अनफॉर्चुनेट है, ये गवर्नमेंट छुपाना चाहता है, इसीलिए आप लोगों को एक्सेस नहीं दे रहा था वहाँ पर। नहीं तो इसमें क्या हो रहा था ये, और जो हम जिस तरीके से चाहते थे इनको इज्जत देके, ये हमारे हीरोज है, ये लद्दाख के हीरो हैं। और इनको जो फ्यूनरल, जो टाइट सिक्योरिटी में, ये बिल्कुल गलत एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। इनको जो हम इज्जत देना चाहते थे वो नहीं दे सके। ये भी हमारे लोगों को बहुत बुरा लगा है लद्दाखियों को। सर क्या इनको मार्टियर्स का दर्जा दिया जाएगा? हम तो देंगे, चाहे गवर्नमेंट दे या ना दे, लद्दाख के लिए मार्टियर्स है, ये हमारे हीरो है। सर कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मेंबर्स ऑलरेडी दिल्ली में हैं, उनका क्या स्टैंड रहेगा सर? हम लोग एक पेज पर हैं, उनसे हमने बात अभी नहीं किया है और शायद वो हमारे से दो राय नहीं रखेंगे। सर फैमिलीज़ काफ़ी गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं, क्योंकि उनको जस्टिस चाहिए। तो आपसे काफ़ी उम्मीदें रख रहे हैं, तो इसको किस तरह से एक हमें भी जस्टिस चाहिए। सबसे पहले फैमिली को चाहिए जस्टिस, पूरे लद्दाख को चाहिए जस्टिस। सर आज आपने कहा कि टॉक्स नहीं करेंगे, लेकिन अभी इससे पहले
जो प्रेपरेटरी टॉक्स की बात चली थी उसमें क्या बातचीत हुई आपकी सेंटर के ऑफिसर्स के साथ? वो हमने अभी किए नहीं ना, वो तो हुआ ही नहीं। उसी के लिए जाना था. गवर्नमेंट जो No, आप 29 डिमांड was the रख रहे हो वो talks. पूरा नहीं They had to हुआ, leave तो आपका tomorrow. next step क्या रहेगा टैक्स का? अभी जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताया, इसके बाद हम मंथन करेंगे गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन रहता है, क्या करते हैं जो अभी हमने मुद्दे रखे, खासकर जुडिशल इंक्वायरी और लड़कों के ऊपर जो केसेस हैं उसके बारे में अगर गवर्नमेंट सही कदम लेते हैं तो हम सोच सकते हैं उसके ऊपर। सर सोनम वांगचुक के बारे में अभी तक आपने कुछ नहीं बोला, वो जेल में है। मैंने सोनम वांगचुक के बारे में बोला जनाब, मैंने ये भी बोला लोगों की उनके क्या ऊपर step- बेबुनियाद डिमांड क्या है? इल्ज़ाम उनके लिए कोई लगा के डिमांड? उनको यहाँ से राजस्थान ले गया। और सोनम वांगचुक अगर ये सारा काम कर रहा था, हयाल में इतनी गड़बड़ हो रही थी, तो गवर्नमेंट एजेंसीज कहाँ सोया हुआ था? सोनम वांगचुक के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जब उसने हमारे मुद्दे को उठाया। इसलिए जो भी हमारे मुद्दे को उठाना चाहता है उनको साइलेंस करना चाहता है, तो गन पॉइंट पर रख के, हमारे सर के ऊपर गन रख के हम टॉक्स कैसे करेंगे जब लद्दाख में ये हालत है? तो इसलिए हम कहते हैं सोनम वांगचुक के ऊपर भी जो ज्यादती हुआ है वो भी हमने पहले ही बताया कि वो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा के उनको जेल में रखा है, उनको छोड़ना चाहिए। सर जिस तरह से सुनने में आया है, आई विटनेस से भी पता चल रहा है कि ना सिर्फ सीआरपीएफ ने नहीं बल्कि लद्दाख पुलिस ने भी फायरिंग किया, ऐसा सुनने में आ रहा है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? जिसने भी ज्यादती की हो हम उसको कंडेम करते हैं, और ये पता तभी चलेगा जब इंक्वायरी होगा, इम्पार्शल इंक्वायरी होगा, तब पता चलेगा कि गलती किसकी थी। Sir, I have one question regarding Article 370. Post the revocation of Article 370, when Jammu and Kashmir was separated and Ladakh became an Union territory, Ladakh rejoiced at that point. What changed after that? Were you promised at the initial stage that you will be given legislature along with the UT status, or you expected it but it didn't turn out? Can you give an explanation of the Our timeline? demand was for UT with legislature, which was not granted. And your demand, when was this demand from? Right from the beginning, for the last 70 years we were demanding for UT status, and it was UT with legislature. And after the abrogation, the BJP party promised us in 2 elections that we will be given 6th schedule. So that is also pending. That is our one of our main demands. In their manifesto. So now do you think that article, when you look back now and then you see that Article 370, when it was in place, actually gave the people of Ladakh the protection in terms of their ecology and their land, and because Article 370 has been removed, that you have lost that protection, even now without 6th schedule? Yeah, initially, we were against Article 370 because it was an obstacle for us to get UT status. So now after 4-5 years, you continue to struggle, and it seems that we also spoke to people close to Sonam Wangchuk. They said that it's time buying tactic. Basically, last 4 years we haven't got anything. It's peripheral issues that are being discussed, but the core issues are not being touched. So, are you still hopeful that the dialogue process that you are hoping for will it deliver? Do you believe that the intent of the government of India? We can't say at this moment. We can't say what is government going to do, because their intention seems to be not good. Because this CRP who were in action on the 24th, they were brought in very recently. So they wanted to suppress us. It seems. सर, लद्दाख के हिस्ट्री में कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं जिस 24 सितंबर को देखा गया है, और अभी भी लोगों का ये कहना है कि पहले से जैसे एक सड़क बनने के लिए कुछ मशीनरी यूज़ करते, तो उसकी आवाज़ से भी काफ़ी खौफ बैठ गया है लोगों में। तो आपको क्या लगता है किस तरह से ये ठीक हो सकता है? क्योंकि लॉ मेकर्स और पब्लिक के बीच में इतना बड़ा वैक्यूम अभी क्रिएट हो गया कि उनसे विश्वास जैसे कहीं उठ गया है लोगों का। तो ये गैप जो है कैसे फिल हो सकता है, क्या कर सकते हैं? लोगों का विश्वास और सिंपैथी जीतने के लिए गवर्नमेंट को बहुत जल्द से जल्द, जो अभी हमने कहा, उसके ऊपर कुछ कदम उठाना चाहिए।
और हमारे डिमांड्स को जल्द से जल्द फुलफ़िल करना चाहिए, तभी जाके हमारे लोगों के ऊपर जो ज़ख़म लगा है वो ठीक होगा, नहीं तो ये जल्दी ठीक होने वाला नहीं है। शुक्रिया।